अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुबशर अली रिजवी। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर है 110 के नाम से मौजूद है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपकी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने अब आपके जो मज़ीद सवालात हैं उनके जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन चूँकि मेरे पास भी थोड़ा वक्त कम होता है, इसलिए मैंने इन 3 वीडियो को एक जगह बनाने का फ़ैसला किया है। नंबर 1 मोनस इलाही जो कि पीटीआई में शमूलियत कर चुके हैं। नंबर 2 परवेज़ इलाही साहब जो कि वज़ीर आला भी साहब का वज़ीर आला है, उनकी वीडियो, उनके जायचे को देखूंगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या वो काफ लीग में दोबारा शमूलियत कर सकते हैं या वो पीटीआई में रहने का ऐलान करेंगे। नंबर 3 हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसम मुनीर साहब का जायचा मैं रीड करूंगा जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा है। नंबर 5 इलेक्शन के ऊपर जो है वो, नंबर 4 इलेक्शन के ऊपर लोग मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आप वीडियो बनाएं। ठीक है, मैं इलेक्शन के बारे में भी कुछ थोड़े से पॉइंट इसमें रख दूंगा पाकिस्तान के जायचे को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले हम मोनस इलाही के जायचे को देखेंगे। जो मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेट किया है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे विकीपीडिया से मिली है, जो मैंने टाइम ऑफ बर्थ इनका सेट किया है, उसके मुताबिक इनका असेंडेंट साइन मैंने कैप्रिकॉर्न रखा है। कैप्रिकॉर्न के लोग मैं पहले बता चुका हूँ, बड़े नज़्म ज़ब्त और बड़े ही वफादार लोग होते हैं और ये अपने किसी एम को लेके, मकसद को लेके चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। और इनके जायचे की जो पोजीशन है, इनके असेंडेंट का हाकम एंड सेकंड हाउस का हाकम इनके 7th हाउस में मौजूद है, सैटर्न। तो इनकी 10वें घर का हाकम ज़ोहरा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, शम्स ताकतवर है, जिसकी वजह से ये सियासत की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। और इस वक्त इनकी जो दौर चल रहे हैं वो राहु और मून का चल रहा है। राहु इंसान को सियासत की तरफ लेके आता है, इंसान को सियासतदान बनाता है, और मून जो है वो उनके 8वें घर में मौजूद है, जो कि खुफिया कामों की तरफ निशानदेही कर रहा है, उनकी खुफिया चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहा है कि वो ऐसे काम सार अंजाम देंगे इस टाइम पीरियड के दौरान कि जो बेहतरी के लिए हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के लिए, और खुफिया तौर पर हो सकते हैं। और मोनस इलाही साहब का टाइम अभी एस्ट्रोलॉजिकली तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा। एस्ट्रोलॉजिकली टाइम इनका बहुत कंफ्यूजिंग टाइम है कि वो अभी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे को बहुत अच्छे तरीके से कि वो किस करवट चीज़ों को लेके चलें। लेकिन वो इस वक्त कंप्रोमाइज़र बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। उसकी वजह ये है कि जो इनका ट्रांजिट चल रहा है उसमें सेकंड हाउस का हाकम बहुत ताकतवर है और शम्स अच्छा जा रहा है उनके जायचे में। और इन 2 प्लैनेट्स की बुनियाद पे, शम्स और ज़ोहल की जो सेकंड हाउस का हाकम है, उनकी बुनियाद पे ये कंप्रोमाइज़र का रोल अदा कर सकते हैं इस वक्त में बहुत ज़्यादा, और अपनी काविशों को सार अंजाम दे सकते हैं। लेकिन चूँकि इनकी जायचे की पोजीशन इस वक्त कमज़ोर है, महादिशा कमज़ोर है, इंतरदिशा कमज़ोर है, जिसकी वजह से इनके कंप्रोमाइजिंग कराने में कुछ चीज़ों में डिले हो सकती है, कुछ चीज़ें रुक सकती हैं, कुछ चीज़ें ठहर सकती हैं। अभी फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि इनकी काविशें जो हैं वो इस हद तक कामयाब होंगी जिस हद तक वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोनस इलाही साहब का जायचा बहुत अच्छा है, आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी पोजीशन ज़रूर हासिल करेंगे सियासत के अंदर और एक अच्छा मशवरा देंगे। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि इनके जायचे में इफ्लेक्शंस बहुत कम है। जिनके जायचों में इफ्लेक्शंस बहुत कम होती है वो बहुत ज़्यादा मुखलस और सीधे होकर चलने वाले लोग होते हैं और कंप्रोमाइज़र लोग होते हैं। जिनके साथ कंप्रोमाइज़ किया उन्हीं के साथ वो चलना पसंद करते हैं आने वाले वक्त में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। चूँकि इनके पैदाइशी जायचे में, नेटल चार्ट में, मार्स जो है वो 6ठे घर में पड़ा है, जो कि इनको छोटे मोटे डिप्रेशंस भी ज़रूर दिखाई देते हैं। और दूसरे घर का हाकम 7वें घर में और 7वें का 8वें घर में, जिसकी वजह से फैमिली स्टेटस, औलाद, इनके अंदर भी छोटे मोटे मसाइल चलते रहेंगे इनके। अभी फ़िलहाल जो मौजूदा टाइम चल रहा है इनका, वो अगर कोई किसी तरह की कंप्रोमाइजिंग का टाइम चल रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ करा रहे हैं या किसी तरह से काविश कर रहे हैं, तो उसमें वो पूरी तरह 100% कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और कंफ्यूजिंग टाइम है, मतलब वो फैसला नहीं कर पा रहे कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हों। उनके लिए ये फ़ैसला करना इस वक्त इंतहाई मुश्किल हुआ है और इस फैसले को लेके वो थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। ये है इनका एक मुख्तसर सा तजिया जो मैंने किया है। अब मैं परवेज़ इलाही साहब के जायचे की तरफ नज़र डालता हूँ। तो जो मैंने डेट ऑफ बर्थ विकीपीडिया से मिली है उसके मुताबिक मैं इनके असेंडेंट साइन जो टाइम ऑफ बर्थ मैंने सेट किया है वो कैप्रिकॉर्न ही रखूँगा।
कैप्रिकॉन के लिहाज से इनके सितारे काफ़ी अच्छी घरों में बैठक किए हुए हैं, और शम्स भी डेबिलिटेशन में ज़रूर है, लेकिन शम्स ताकतवर काफ़ी हद तक ताकतवर पड़ा है, कुछ अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाता है, जिसकी बिना पे वो बार बार अपने ओहदे से जल्दी ओहदा बरा हो जाते हैं, जल्दी ओहदा छोड़ देते हैं, जिसकी बिना पे अब मैं देखूंगा कि परवेज़ इलाही साहब के जायचे के मुताबिक जो सियारे बैठे हुए हैं कि वो किस करवट बैठते हैं, कि वो आया कि इसी पार्टी को ज्वाइन रखेंगे पीटीआई को, या काफ लीग में जा सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल इस वक्त में तमाम पार्टीज़ में गर्दिश कर रहा है और न्यूज़ में गर्दिश कर रहा है कि वो इस पार्टी को छोड़कर अगली पार्टी में जा सकते हैं, काफ लीग को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। क्या उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, देखते हैं। जो पैदाइशी ज़ैचे का चार्ट है उसके मुताबिक मैं देखूंगा, उनकी जो महादिशा है वो बहुत अच्छी चल रही है, मरकरी की चल रही है, और जो जोहरा है वो कमज़ोर है उनके ज़ैचे में, उसकी इंतरदिशा चल रही है। ये बताना मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा ज़रूरी होता है, टू द पॉइंट मैं नहीं रख सकता, उसके लिए सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं होता, जो लोग ज़ायचे को सीख रहे होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बताना मुझे ज़रा ज़रूरी होता है इन चीज़ों को। आप थोड़ा बर्दाश्त किया करें, अगर मैं ऐसी थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ तो आप उसे सुन लिया करें, ताकि जो लोग सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो इल्म नजूम को जानते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा समझ लें इसको कि मैंने कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या किस तरह बता रहा हूँ। जोहरा इनकी डेबिलिटेशन में 9th हाउस में ताकतवर है, वो जहाँ स्ट्रेंथ लूज़ कर रही है वहाँ स्ट्रेंथ हासिल भी कर रही है काफ़ी हद तक। तो इंतरदिशा भी कह सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं चल रही। जब उन्होंने ओहदा वज़ीर आला हासिल किया था दोबारा से, तो उस वक़्त भी यही इंतरदिशा और महादिशा चल रही थी। जोहरा चूँकि कमज़ोर है, जब जैसे ही उनके ट्रांजिट में ख़राबी पैदा हुई है तो वो उनका ओहदा उनसे चला गया, और ये इंतरदिशा इनकी नवंबर तक चलेगी 2023 तक। तो इस टाइम पीरियड में अब जो इनकी ट्रांजिट की सितारों की पोजीशन है परवेज़ इलाही साहब की, वो अच्छी से अच्छी होती जा रही है। वो अगर मई में कोई फ़ैसला नहीं करते, मई में वो इस वक्त कन्फ्यूजिंग में हैं, वो फ़ैसला उनको प्रेशराइज किया जा रहा है मई के अंदर, उनकी अपनी काफ लीग पार्टी की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से या अपने हल्का अहबाब की तरफ से, तो वो उस कन्फ्यूजिंग के अंदर ज़रूर आ रहे हैं। प्रेशर उनके ऊपर जितना डाला जा रहा है, जो उनका ट्रांजिट बता रहा है, वो इस कन्फ्यूजिंग में आ रहे हैं। लेकिन अगर जून की 4-5 तारीख के बाद परवेज़ इलाही साहब फैसला करेंगे, उस वक़्त उनके सैटर्न की मजबूत पोजीशन है, शम्स की मजबूत पोजीशन है, उनकी जोहरा की मजबूत पोजीशन होगी जिसकी इंतरदिशा चल रही है, मरकरी की मजबूत पोजीशन होगी। तो मैं कह सकता हूं कि परवेज़ इलाही साहब पीटीआई में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और अपनी कंप्रोमाइज़ को नहीं तोड़ेंगे। ये जून की 5 तारीख तक अगर कोई फैसला नहीं करते तो ये पीटीआई में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग उनका ट्रांजिट चल रहा है, वो दोबारा वज़ीर आला की सीट के लिए भी मुंतखब किए जा सकते हैं। इस वक्त भी उनको ऑफर्स हैं कि अगर आपको हम वजारत मतलब दे दें, क्योंकि सैटर्न और शम्स पूरी ताकत में चल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इस वक्त उनके पास कोई ना कोई ओहदा होना चाहिए। तो अगर वो इस वक्त में कोई ओहदा उनको मिल रहा है, वो इस कंफ्यूजिंग में है कि जब तक पीटीआई इमरान खान साहब ओके नहीं करते तो तब तक मैं खामोश बैठा रहूँ। और काफ लीग की तरफ से जो उनको प्रेशर आ रहा है, उसमें वो मई का महीना ज़रा थोड़ा सा है हर्डल में, सेटबैक्स आएंगी, यहाँ उनको परेशानियाँ आएंगी। लेकिन जून की 5 तारीख के बाद वो एक अपना अच्छा फैसला सुना सकेंगे और करवट पीटीआई की गोद में बैठेगी जून की 5 तारीख के बाद। और मैं उम्मीद करता हूँ जून की 5 तारीख तक ये अपने फैसले को स्टेबल रखेंगे और पीटीआई में ही शमूलियत इख्तियार करेंगे। परवेज़ इलाही साहब के लिए आने वाले वक्त में एक अच्छा ओहदा देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला में, और ये अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तानी अवाम भी इनको पसंद करती है और एस्टेब्लिशमेंट भी इनको काफ़ी अच्छा समझती है। अब मैं तीसरे नंबर पे जायचा है आसम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब का जायचा, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ हासिल की है और जो मैंने टाइम ऑफ बर्थ इनका रखा है, जो मैंने इनके वो चीज़ों को टैली किया है पिछली चीज़ों को, तो उसके मुताबिक इनका असेंडेंट साइन मैंने विरगो रखा है। विरगो के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बाल की खाल उधेड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बारीक बीनी से देखते हैं और इन तमाम चीज़ों को लेके चलते हैं। हाफिज़ साहब के जो नेटल चार्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का, उसमें 12वें, 6ठे और 8वें घर के मालकान, तीनों मालकान बहुत ताकतवर हैं। ऐसा शख्स अंदरूनी तौर पर इंतहाई ताकतवर होता है।
और ऐसे शख्स बैरूनी और अंदरूनी ताकतों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। ऐसा शख्स जंगजू होता है। ऐसा शख्स जो है वो अपनी अच्छी सेहत के साथ साथ दूसरी तमाम तर मसाइल्स को कंट्रोल करने की एक बड़ी पावर रखता है। अब हम देखते हैं कि इनकी इस वक्त, जब इन्होंने ओहदा हासिल किया उस वक्त राहु एक नूड है, उसकी महादिशा चल रही थी और इंतरदिशा चल रही थी केतु की। अब राहु और केतु इनके जायचे में एग्जाल्टेशन में पड़े हैं, बहुत अच्छे घरों में पड़े हुए हैं, शाह में पड़े हुए हैं। देखें, राहु और केतु जब एग्जाल्टेशन में होते हैं जायचे के अंदर, तो वो इंसान को मादी फ़वाइद के साथ साथ सडन से बड़ी चीज़ें फराहम करते हैं। लेकिन हमेशा राहु और केतु नूड, दो ऐसे नूड हैं जो कि शुरू में तो तमाम तर चीज़ें इंसान को मुहैया कर देते हैं, लेकिन ये इंक्लूड सेटबैक्स, हर्डल्स ज़रूर फराहम करते हैं साथ साथ। अभी आप देखें कि आफत साहब के लिए जब से उन्होंने ओहदा लिया है उस वक्त से लेके अब तक उनके लिए बहुत मुश्किलात, इंतहाई मुश्किलात, सबसे ज़्यादा इन्हीं आर्मी चीफ साहब के लिए मुश्किलात सामने आई हैं, बहुत से मसाइल सामने आए हैं। अब मैं इनके ट्रांजिट को देखता हूं तो ट्रांजिट इस वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन ट्रांजिट इनका चल रहा है। देखें, सैटर्न छठे घर में आया हुआ है, इनके जुपिटर जो है वो बहुत बड़ा प्लेनेट है, वो 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, मरकरी 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, राहु केतु जो हैं वो 8वें और 12वें घर में, 8वें और दूसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, और मार्स जो है वो डेबिलिटेशन में है। अच्छा, ये पोजीशन इनकी जो है वो ट्रांजिट की जून 2000 जुलाई तक रहेगी। जो ट्रांजिट की जो इंतरदिशा और महादिशा चल रही है वो जुलाई तक चलेगी, जुलाई के शुरू तक। उसके बाद इनकी इंतरदिशा ज़ोहरा की शुरू होगी। वो जब होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बयान करूंगा। अभी फ़िलहाल जुलाई तक का मैं बयान करूं। देखें, जुलाई तक का जो ट्रांजिट है और जुलाई तक की जो इनकी अदवार चल रहे हैं राहु और केतु के, और राहु और केतु की जो पोजीशन है ट्रांजिट के अंदर और बाकी ट्रांजिट की जो प्लानट की पोजीशन है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब, हाफिज मुनीर साहब के लिए जुलाई तक का वक़्त इंतहाई टफ हो सकता है। इस टाइम में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मुराद ये है कि वो अपने ओहदे को आगे बरकरार रखने में बहुत सी हर्डल और मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वो जहनी तौर पर, चूँकि उनका जायचा मैंने आपको पहले बताया है कि छठे, 8वें और 12वें घर के मालकान इतने ताकतवर हैं कि ऐसा शख्स कभी भी अपनी हार तस्लीम नहीं करता और बड़ा जंगजू होता है और बड़ा ताकतवर अपना जहन और पोजीशन रखता है। तो हाफिज साहब इस वक्त चूँकि राहु और केतु की पोजीशन है और वो एंड का टाइम है, राहु और केतु का एंड के टाइम में मसाइल पैदा करते हैं। इसके साथ साथ ट्रांजिट अच्छा नहीं चल रहा। जुलाई के शुरू तक मैं नहीं समझता कि हाफिज साहब जो हैं वो इस मुश्किलात को आगे लेके चल सकेंगे। ये एस्ट्रोलॉजिकली तजिया है मेरा, मैं प्लैनेट्स को देख के, मूवमेंट्स को देख के बात कर रहा हूँ, ना कि मुझे किसी चीज़ की हिंट्स हैं और ना किसी चीज़ का कोई और इशारा है। मेरे पास जो ये टाइम पीरियड है जुलाई तक का, हाफिज आसम मुनीर साहब का बहुत मुश्किल तरीन टाइम है। इस टाइम में अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर ज़ोहरा का पीरियड शुरू होगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन ये टाइम पीरियड सर्वाइव करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल टाइम हो सकता है। हाफिज साहब के लिए इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे अहम चीज़ रेमडीज़ है, सदक़ात हैं। इस टाइम पीरियड में उनको अपने ओहदे को आगे लेके चलना मुश्किल होता है, चूँकि केतु हमेशा हम रिटायरमेंट्स के लिए देखते हैं और राहु और केतु ठीक है एग्जाल्टेशन में है, लेकिन आखिरी पीरियड चल रहा है उनका। ये जून में शुरू हुआ था 2022 में और अब इस वक्त उनका लास्ट का पीरियड चल रहा है। लास्ट के पीरियड में वो रिटायरमेंट ज़रूर देता है केतु। तो मुझे लगता है कि हाफिज मुनीर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जुलाई के शुरू तक अपने ओहदे को बरकरार रखने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। शायद वो कोई सख्त तरीन फैसला भी ले सकते हैं अपने ओहदे के मुतल्लक। ये मेरी एक पेशन गोई है सितारों को देखकर। मज़ीद ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही उनकी नेक्स्ट जो भी दिशा चलेगी फिर मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल उनका ट्रांजिट और इंतरदिशा और महादिशा अच्छी नहीं चल रही, इसलिए मैं नहीं समझता आर्मी चीफ साहब जो हैं आसम मुनीर साहब वो मज़ीद अपने ओहदे को बरकरार रख सकें। उनको कुछ ना कुछ हर्डल या सेटबैक्स ऐसी ज़रूर होंगी जो ज़हनी तौर पर वो तैयार होंगे कुछ ऐसे फ़ैसले करने के लिए जो आवाम के लिए
एक बड़े शॉर्टेबल होंगे, आवाम बड़ी मतलब हैरान होगी उनका फ़ैसला सुनकर जो ओहदे के मुतल्लक होगा। बाकी हाफिज़ साहब का जायचा बहुत मजबूत है, पैदाइशी तौर पर नेटल चार्ट बहुत मजबूत है। आपने देखा है कि एक दिन उनके रिटायरमेंट में था और उनको तरक्की दी गई इस मसले में। अब मैं चलता हूँ आगे पाकिस्तान के जायचे को लेके कि इलेक्शंस के मुतल्लक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो बातें चल रही हैं, तो पाकिस्तान के जायचे के मुताबिक अब पाकिस्तान की जून में पोजीशन बेहतर आ रही है और जून के आखिर में पाकिस्तान के प्लान्स बड़े ताकतवर हो रहे हैं और जुलाई के पहले अशरे में, जून के आखिरी अशरे में और जुलाई के पहले अशरे में इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। ये मेरा पाकिस्तान के जायचे के मुताबिक तजिया है और यहाँ मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, यहाँ इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये मेरा तमाम तर एस्ट्रोलॉजिकली तजिया था। आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर किया है और मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मज़ीद आपके जो सवालात हैं मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि आप मेरी वीडियो को इसी तरह ही लाइक करेंगे और आगे शेयर करेंगे। मज़ीद आपके लिए जो सवालात हैं वो बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।